नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के दौरे पर हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम अधिकारियों की बैठक लेकर वहां चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री शनिवार को रुद्रपुर उधम सिंह नगर स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे और एनएचपीसी हेलीपैड बनबसा पहुंचेंगे। वहां से मुख्यमंत्री एनएचपीसी गेस्ट हाउस में जनपदीय अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लेंगे और चंपावत दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर में आपको बता दें कि महिला कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव किया है और कानून व्यवस्था पर महिला अपराधों के विरोध में घेराव किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय से सीएम आवास के लिए कूच किया गया है और महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रावतेला के नेतृत्व में आवास का घेराव किया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव किया है और महिला अपराधों को लेकर सीएम आवास का घेराव किया गया और कानून व्यवस्था महिला अपराधों के विरोध में घेराव। राज्य में महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, उसी को लेकर महिला कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव किया है और अपराधों के विरोध में घेराव किया गया है और महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रावतेला के नेतृत्व में यह आवास का घेराव किया गया। तो महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रावतेला के नेतृत्व में घेराव किया गया है कांग्रेस मुख्यालय से सीएम आवास के लिए कूच। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, महिला प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया है और इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस की तरफ से आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। सैकड़ों की संख्या में महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी या कार्यकर्ती है वो यहाँ पर पहुंची थी। कांग्रेस के भी तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, पूर्व मुख्यमंत्री यशपाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, पूर्व विधायक रंजीत रावत हो, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस कूच के कार्यक्रम में वो लोग सभी सम्मिलित हुए और महिला कांग्रेस की तरफ से सीएम आवास कूच करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। हाथी बड़कला चौक पर पुलिस के द्वारा कांग्रेस की तमाम जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यकर्ता उनको रोकने का काम यहाँ पर किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर हुई और जब मानने पर यह कह सकते हैं कि ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू किया तो पुलिस के द्वारा सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन सभी को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही पुलिस के द्वारा उन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया। उनको पुलिस लाइन में ले जाने का काम यहाँ से कर दिया गया और पूरी तरीके से पुलिस की दमनकारी जो नीति यहाँ पर देखने को मिली, उसमें कई जो महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ती थी वो उनको भी हल्की फुल्की चोट से आने का काम यहाँ पर हुआ। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस का महिला कूच का जो कार्यक्रम है वो पार्टी के स्तर पर तो सफल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, वो सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रहे हैं। जी अब जिस तरीके से महिला कांग्रेस पूरी तरीके से वो जोश में है, उनकी अलग अलग अपनी अपनी मांगे हैं। एक तो ये प्रदर्शन कहां से शुरू हुआ और अभी तक ये प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है, ये और दूसरा ये कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के और कौन कौन से नेता हैं जो शामिल हैं इस प्रदर्शन में? बिल्कुल, ये कह सकता है कि कांग्रेस भवन से महिला कांग्रेस का ये सीएम आवास कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ था हाथी बड़कला चौक पर। यानी कह सकता है कि जो मुख्यमंत्री आवास को जाने वाला जो मार्ग है वहां पर हाथी बड़कला चौक पर पुलिस के द्वारा उन सभी कांग्रेस के सीएम आवास कूच को रोकने का काम यहाँ पर किया गया। किसी भी रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जब यहाँ पर इस हमले को तेज करने का काम यहाँ पर किया गया तो पुलिस के द्वारा उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। सभी कांग्रेस के पदाधिकारी जो इस
सीएम आवास कुछ कार्यक्रम में सम्मिलित यहाँ पर हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया। कांग्रेस की महिला कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। चाहे कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, या महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला हो, या पूर्व विधायक रंजीत रावत हो, आपके नीरज फटवान हो, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पुलिस के द्वारा अभी धरना स्थल से गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया। हाथी बरकला चौक पर जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इस धरने सीएम आवास कूच के कार्यक्रम को विफल करने का काम करता, वहां से उन सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाने का काम वहां पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस ने अपना बल प्रयोग यहाँ पर दिखाया है और ये कांग्रेस का जो धरना या कांग्रेस का जो सीएम आवास कूच था वो आगे ना बढ़ सके, हाथी बरकला चौक से सीएम आवास की तरफ कूच ना कर सके, इसलिए समय रहते उन सभी को गिरफ्तार करने का काम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना आक्रामक रूप यहाँ पर दिखाया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और उग्र आंदोलन यहाँ पर करेगी, सड़कों पर भी आंदोलन उनका और उग्र होता हुआ नजर आएगा। जी अब जिस तरीके से कांग्रेस लगातार धामी सरकार के ऊपर हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर, एक तो क्या सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर या महिला के ऊपर जो अपराध जिस तरीके से उत्तराखंड में हो रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस इतनी उग्र हो रही है या और भी इनकी कुछ मांगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया था। लेकिन मैं आपको अपने पीछे की ओर तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पुलिस की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम कांग्रेस ने यहाँ पर रखा था और उस कार्यक्रम को भी सही रूप से ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से मैनेज ना कर पाने का काम यहाँ पर किया गया। कांग्रेस का जब ये सीएम आवास कूच था तो इस दौरान पुलिस को चाहिए था कि वो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम करते, लेकिन पुलिस की तरफ से वो सब चीजें भी यहाँ पर नहीं की गई। और जैसे ही कांग्रेस का प्रदर्शन होने लगा, पुलिस के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया। ठीक उसी दौरान यहाँ पर लंबी लाइन या जो जाम की व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर देखने को मिली। और अब ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने बदहाल कानून व्यवस्था का सवाल यहाँ पर खड़ा उठाया थी, तो उस पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस अभी उस मामले पर खामोश होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, खासतौर पर महिला अपराध से जुड़ी जो घटना है और जिस प्रकार से यहाँ पर सामने आ रही है, एक के बाद एक कई चेहरे पर सामने आ रहे हैं, कई घटनाएं अब तक यहाँ पर हो चुकी है और उन घटनाओं में अभी तक खुलासा ना होना, तो ये सीधे तौर पर पुलिस के लिए बड़ा चिंता का विषय कह सकते हैं। जी अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता या नेत्री जो भी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, एक चीज तो इससे स्पष्ट हो गया है कि कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार के ऊपर हमलावर है और उनका एक ही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जिस तरीके से यह आंदोलन अभी सड़क पर है और सदन में भी हमने कुछ दिन पहले देखा, हमने वहां भी हंगामा देखा, यानी कि कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था और बीजेपी की सरकार के ऊपर हमलावर है। तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी उग्र होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है कांग्रेस की तरफ से। अब है जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं किसी पे कानून व्यवस्था का मुद्दा ही नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के जो और मामले यहाँ पर है उन मामलों को लेकर भी कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, कांग्रेस का जन जागरण जो अभियान होगा, जन आंदोलन जो होंगे और ज्यादा यहाँ पर होते नजर आएंगे। आज सिर्फ एक महिला कांग्रेस का कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन था, आने वाले दिनों में कांग्रेस इस और बड़े प्रदर्शन यहाँ पर करेगी। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, वो इस समय सक्रिय मोड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस का उत्साह है, उस उत्साह को देखते कह सकते हैं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ अपने इस आंदोलन को और मुखर करने का काम यहाँ पर करेगी और तेज करने का काम करेगी। जनता को भी उस आंदोलन में जोड़ने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मौजूदा समय में जनपद में प्रचलित श्री केदारनाथ धाम यात्रा का द्वितीय चरण प्रचलित है। मानसूनी बारिश लगभग समाप्ति की ओर है और इस बार हुई भारी बारिश के चलते समय समय पर केदारनाथ पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखा। अब जबकि मानसून बारिश के लगभग समाप्त होने पर यात्रा के पूरी तरह से वापस पटरी पर लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में देर रात को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने वाला पैदल रास्ते में जंगल चट्टी के पास भू धसाव के चलते तकरीबन 10 से 15 मीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया इलाका।
सुरक्षा को देखते हुए घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। संबंधित कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के स्तर से वैकल्पिक जगह चिन्हित कर वैकल्पिक रास्ता यानी ऑप्शनल वे तैयार करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों का ट्रांसफर हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ने ट्रांसफर किया है। एसएसपी ने 316 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाहियों को मौका मिलेगा। सिपाहियों को फील्ड में आने का मौका दिया गया। तो लंबे समय से एक थाने में कांस्टेबलों का ट्रांसफर हुआ है, तो काफी लंबे समय से कांस्टेबल जो है वो थाने में पोस्टेड थे और अब उनको फील्ड में निकलकर बाहर काम करने का मौका मिलेगा। तो पुलिस लाइन में तैनात सिपाहियों को मौका मिला है और उनका ट्रांसफर किया गया है। तो 316 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 316 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है ताकि बाहर निकलें और फील्ड में बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि लगातार थाने में ये सिपाही पोस्टेड हैं। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए की कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर खुद ही आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्कों को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आपराधिक घटना का खुलासा किए जाने को लेकर शुरुआती जांच में सीसीटीवी कैमरों से होकर गुजरती है। उस जगह में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी, तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की थी। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है, लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे जो कुछ दिन बाद ही खराब हो गए। उनके खराब होने से जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अभी मैंने ईओ साहब से बात की है इस बारे में जब मेरे संज्ञान में आया। तो वहीं बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने अपने क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों का खाका खींचते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। आगे उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क है। सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, ना ही अच्छे विद्यालय है और ना ही अच्छे अस्पताल अभी तक वहां पर खुल पाए। विधायक लखपत बुटोला ने यह बड़ा बयान दिया। देखिए, पहाड़ का मेरी विधानसभा आप समझ लिया 4,500 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है। कितने 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा करे। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय 2 मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही। इस समय पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। न सड़कें खुल पा रही, न स्वास्थ्य सही ढंग से चल रहा, शिक्षा के हाल बदतर हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, लगातार अपनी बात पे कह रहा हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां तिरुपति बाला जी के प्रसाद में गौमांस और मछली के तेल होने के बाद संत समाज में उबाल है। अखाड़ा परिषद इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दोषियों को सार्वजनिक फांसी की मांग कर रहा है। संतों ने वहां की सरकार से जांच के साथ साथ मंदिर की ही गौशाला स्थापना किए जाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि यह सनातन के साथ किया गया सबसे बड़ा पाप है।
जिसकी सीबीआई जांच के लिए वो गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे और सीबीआई जांच में दोषी पाए जाने वालों को चौराहे पर फांसी देने की मांग करेंगे। लगाना भारत का समस्त समाज इसकी भर्त्सना करता है और इस तरीके जो करने वाले हैं चाहे वो कोई भी हो उनको बड़ कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ये बहुत दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृति हमेशा ही पूरे विश्व को मार्गदर्शन करती रही है कि सात्विक बने रहिए। सात्विक बनने से सुख शांति की समृद्धि होती है और प्रसाद जैसे में और भगवान विष्णु जी की जहां तक बात है वो तो सबके जीवन के देने वाले हैं, पालनहार हैं और ऐसे में परम वैष्णव हैं। हर व्यक्ति को वो सात्विकता और शांति से जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में भोग लगाना संत समाज कहता है कि उनपे कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। आंध्र प्रदेश में जो ये हमारा मंदिर है जो पूरे विश्व की आस्था है तिरुपति बालाजी, ये सनातन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे साथ मजाक हुआ है और ये बहुत बड़ा पाप नहीं महापाप है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे व्यक्तियों पे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी हो और सबसे पहले सीबीआई जांच हो। देखिए जो वहाँ कमेटी बनी है वो कोई काम नहीं कर सकती है क्योंकि जब सीबीआई जांच होगी सीबीआई जांच में पूरा आएगा कि इनके साथ कौन कौन व्यक्ति है, अगर ये षड्यंत्र हुआ है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन। मैं समझता हूँ ये हम सनातनियों के लिए जितने भी जो हमारे विरोधी लोग हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, ये उन लोगों का हाथ है। इसीलिए जो है सीबीआई जांच अति आवश्यक है और मैं ये कहना चाहूँगा सीबीआई जांच होने के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी जाकर के कहीं उसमें पुलिस थाने में या वहां पे न हो, उनकी फांसी बीच चौराहे पे हो ताकि पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि जो भी सनातन के साथ गद्दारी करेगा उसका ये हशर होगा। अब आप देखिए कि आपने कभी ऐसा आज तक सुना है? भाई आप बताइए जहां लाखों की संख्या में लड्डू बनते हैं उसमें क्या मिलाया गया है? आपने देखा होगा भी सुनने में आया कि वहाँ जो ये एनिमल फैट्स क्या है उसमें गाय भैंस यही तो है। कोई छोटा तो मुर्गा तो बकरा वहाँ नहीं है, वहाँ गाय भैंस का ही काम है। अब बताइए कैसे हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा। और हम आने वाले समय में बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम सब संतों को बुला करके एक प्रस्ताव पारित करेंगे और मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहूँगा वहाँ पे सीबीआई जाँच होना अति आवश्यक है। का जो मामला आया बिल्कुल ये जो मंदिरों के लिए जो सरकार के अधिग्रहण में और इस तरह की व्यवस्था हो रही है और वहां देखिए 325 रुपए किलो कहीं आपको गाय का देसी घी मिलेगा क्या? हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ वही है, आपको चर्च में देखने को नहीं मिलेगा। चर्च का पैसा चर्च में जाएगा, मस्जिद का पैसा मस्जिद में जाएगा, गुरुद्वारा का पैसा गुरुद्वारा में जाएगा, लेकिन हिंदू मठ मंदिरों का पैसा दूसरे धर्मों में जाता है। एक तो हम लोगों को प्रयास करके उसे रोकना पड़ेगा और दूसरी बात जो इस तरह से 3,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष तिरुपति बालाजी से आता है। मैं तो वहां के समिति और न्यास को भी कहता हूं, वहां की सरकार से भी कहता हूं कि संत समाज को चाहिए कि सरकार इन सरकारों से मुक्त करवाए और मुक्त करवाने के साथ साथ अपनी गौशाला जहां 3,000 करोड़ रुपये आता है वो 200 करोड़ रुपया लगा के अपनी गौशाला नहीं खोल सकते। अपनी गौशाला खोलेंगे तो शुद्ध घी मिलेगा और शुद्ध घी मिलेगा शुद्ध प्रसाद मिलेगा, ना मछली का तेल मिलेगा ना उसमें मांस मिलेगा। लेकिन ये कमी हम लोगों के जागृत होने की है। अभी हम सोए हुए हैं और इसमें आम भूमिका अगर संत समाज निभाता है, क्योंकि संत समाज भी आजकल छड़ी छत्र चमर और आडंबर में रह गया, तो इस आडंबर को भी हमें खत्म करना होगा। और ये आज किशोर जी ने जो बात कही है, हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है भविष्य में हम कभी नहीं होने देंगे। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुकेश बोरा को फिर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एंटीसिपेटरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश बोरा पर महिला के साथ दुराचार का आरोप है उनके ऊपर और नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। तो कोर्ट ने एंटीसिपेटरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट की तरफ से मुकेश बोरा को फिर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एंटीसिपेटरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश बोरा पर महिला के साथ दुराचार करने का आरोप, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। तो एंटीसिपेटरी जो जमानत याचिका थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मुकेश बोरा को फिर से हाई कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और एक बार फिर से इस मामले में हाईकोर्ट से उन्हें झटका
मिला है। एंटी सेपेटरी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने का। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कोर्ट ने एंटी सेपेटरी याचिका को जो है वो खारिज कर दिया है और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इस मुकेश बोरा के मामले को लेकर? देखिए शिवम, बात की जाए तो जो नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई जा रही है। लगातार जिस प्रकार से उनका महिला के द्वारा यहाँ पर 3 साल से उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद वही की बेटी पर उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी पे भी उनकी गंदी निगाह थी और उसको लेकर भी केस दर्ज किया गया था। पॉक्सो एक्ट के जरिए उनपे इस पे मुकदमा दर्ज किया गया था और लगातार हालांकि गिरफ्तारी को रोकने के लिए यहाँ पर मुकेश बोरा की तरफ से नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी और उसका बीते 12 सितंबर के दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी थी और उनसे ये कहा था कि मुकेश बोरा पुलिस की द्वारा जो पूछताछ हो रही है उसके पूरा सहयोग करें, लेकिन मुकेश बोरा पुलिस के पास नहीं आए, ना ही पुलिस की तरफ उनका कोई बयान आया और उसके बाद से लगातार मुकेश बोरा फरार चल रहे हैं। और अब यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उन्होंने उसकी जो याचिका थी दोबारा उन्होंने याचिका दी गई, लेकिन वो खारिज कर दी गई है। और अब पुलिस ने बड़ा एक्शन करते हुए यहाँ पर जो क्योंकि बुनियादी उनके घर की उनकी जमीन की पहले ही हो चुकी थी और अब उनके घर की कुर्की के आदेश होने के बाद उनके घर के जो सामान था उसको भी जब्त कर लिया है और मुकेश बोरा फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। उसको उनकी बरामदगी के लिए उनको पकड़ने के लिए तमाम टीमें लगातार जगह जगह जहां जहां उनकी होने की आशंका है वहां जाकर के दबिश दे रही है, लेकिन मुकेश बोरा भी हालांकि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जल्दी पुलिस का कहना है कि मुकेश बोरा जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो मुकेश बोरा लगातार पुलिस से बचते हुए नजर आता तो साफ पता चलता है कि अगर मुकेश बोरा गुनहगार नहीं है, अगर वो उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो वो पुलिस का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार उनका छिपना, उनका भागना ये दिखाता है कि मुकेश बोरा यहाँ पर पुलिस से बच रहे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दाल में जरूर अमित, जिस तरीके से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो का जिक्र कर रहे हैं आप कि पॉक्सो के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो इसमें तो बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब जब कोर्ट ने एंटी सेपेटरी जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया है और मुकेश बोरा फरार चल रहे हैं, अब क्या ऑप्शन बचता है उनके पास? देखिए ऑप्शन की बात की है मुकेश बोरा, क्योंकि जब से प्रकरण सामने आया तो मुकेश बोरा के सामने दिक्कत यह है क्योंकि बीजेपी का एक गुट मुकेश बोरा के पक्ष में है और दूसरा गुट यहाँ पर विपक्ष जो मुकेश बोरा के विपक्ष में है। पहले उनके समर्थन में यहाँ जुलूस निकाला जाता है, फिर उसी रात उनके विपक्ष में उनको दोषी करार देते हुए बीजेपी के लोगों के द्वारा यहाँ पर उनके विपक्ष में जुलूस निकाला जाता है। तो एक ये भी यहाँ पर है कि मुकेश बोरा यही कह रहे हैं कि उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, 17 सितंबर तक समय दिया था कोर्ट ने, और लेकिन ये जरूर कहा था कि पुलिस का सहयोग करे। मुकेश बोरा तब भी पुलिस के सामने नहीं आए जो भी यहाँ पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहे हैं। याचिका जरूर उनके द्वारा दी जा रही है, लेकिन अब याचिका क्योंकि खारिज हो चुकी तो अब उनके पास ऑप्शन की अगर बात करें तो फिलहाल ऑप्शन कोई बचता नहीं है। उनको पुलिस के पास जाना होगा, गिरफ्तारी उनको पुलिस सरेंडर ही अंतिम ऑप्शन है। जी सरेंडर अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।